आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैंने पिछले क्लास में बायोलॉजी का और फिजिक्स का वन चैप्टर खत्म कर दिया और आज जो हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये जो हमारा है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर से हिंदी होता है पदार्थ और सराउंडिंग्स का मतलब होता है चारों ओर, यानी कि हमारे चारों ओर बहुत सारे मैटर हैं और जो मैटर होता है वो ऑक्युपाई द स्पेस, उस स्पेस को ऑक्युपाई करता है, यानी कि जगह को छेकता है। तो मैटर का जो डेफिनेशन होता है वो है मैटर इज एनीथिंग that has mass. Matter is anything that has mass and occupies the space. या तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैटर इज ऑक्युपाई द स्पेस एंड हैव अ मास। ये है मैटर। मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब होता है वेट, जिसे हम कहते हैं वजन। मास का मतलब होता है वेट, वो हम कहते हैं वजन। और स्पेस का मतलब होता है स्पेस ऑक्युपाई का मतलब होता है जगह लेना या जगह को छेकना। अगर आप इस मोबाइल का अगर आप खोली देख रहे हैं ये मोबाइल का, तो ये क्या कर रहा है? जब हम इस मोबाइल को यहाँ पर, इस खोली को यहाँ पर रखते हैं तो क्या कर रहा है? ये इतना जगह, इतना स्पेस हमारे बोर्ड का, इतना जगह जो है हमारे बोर्ड का, वो स्पेस क्या कर रहा है? छेक रहा है, यानी कि ऑक्युपाई कर रहा है। और इस जगह ऑक्युपाई करने के साथ साथ इतना दूर इसका स्पेस है और इसके साथ साथ इसके अंदर क्या है? वेट है, ये वजन है। और इसके अंदर वजन हो, चाहे वो 5 ग्राम हो चाहे 10 ग्राम हो, कोई भी मैटर हो, वो ऑक्युपाई स्पेस करता है और उसके साथ उसमें में जो होता है वो वजन भी होता है, कि वेट होता है। अगर आप इस ब्लूटूथ को देखेंगे तो ये भी क्या है? जगह को छेक रहा है, इतना जगह छेक रहा है और इसके पास वेट भी है, वजन भी है। चाहे 1 ग्राम रहे चाहे 5 ग्राम रहे, ये जगह भी छेक रहा है और साथ ही साथ इसके अंदर क्या है? इसमें जो है वजन भी है। तो मैटर कहता है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई द स्पेस, यानी कि मैटर जो होता है हमारा जगह को भी छेकता है और साथ ही साथ उसमें वजन भी होता है, वेट भी होता है। उसी को हम कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों ओर मैटर्स है और मैटर्स में जो होता है ऑक्युपाई द स्पेस, जगह को छेकता है। ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड क्या कर रहा है? इतना दूरी तक, यहाँ से लेके उतना दूरी तक जगह को छेक रहा है और साथ ही साथ इसमें क्या है? वजन भी है, वेट भी है, यानी कि मास। तब इसी को हम कहते हैं मैटर। ये था आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। जो मैंने मैटर्स को डेफिनेशन से, और मास मतलब वेट यानी कि वजन, जो मैटर जगह को छेकता है और साथ ही साथ उसमें वजन होता है, उसे हम मैटर कहते हैं।
और समझेंगे मैटर्स का एग्जाम्पल समझेंगे कि किस किस रूप में मैटर हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ मैटर। मैटर जो होता है तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहला, सॉलिड में भी मैटर होता है और लिक्विड और गैस। ये मैटर जो होता है तीनों स्टेट में होता है, यानी कि सॉलिड स्टेट में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। सॉलिड में जो मैटर होता है चेयर, बुक, ह्यूमन बॉडी, और आप बोर्ड भी बोल सकते हैं। और लिक्विड में जो हो गया मिल्क, ऑयल, वाटर, घी। और गैस में जो हो गया एयर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, CO2, ऑक्सीजन। यानी कि ये एग्जाम्पल का हम मैटर का। मैटर जो होता है तीन सॉलिड स्टेट में भी होता है, लिक्विड स्टेट में भी होता है और गैस में भी होता है। सॉलिड में जैसे चेयर हो गया, कुर्सी हो गया, ये बोर्ड हो गया जो सॉलिड में स्टेट में आता है। ह्यूमन बॉडी, हमारे मानव का जो शरीर है वो भी क्या आता है, सॉलिड में आता है। और लिक्विड में मिल्क, ऑयल, वाटर और घी, तेल, पानी, ये सब जो होता है दूध, ये सब होता है लिक्विड स्टेट में। यानी कि लिक्विड मैटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है। और गैस में एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक, स्टीम जो भाप बनकर उठता ऊपर की ओर जाता है। और स्मोक जब कोई तंबाकू का सेवन करता है जिसमें धुआं निकलता है, वो सब क्या होता है, गैस स्टेट में होता है। तो मैटर्स का एग्जाम्पल था, सॉलिड स्टेट में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है। लिक्विड में चेयर, बुक, ह्यूमन बॉडी, बोर्ड और सारे भी होते हैं। मिल्क, ऑयल, वाटर, घी लिक्विड स्टेट में, गैस में एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये सब जो है हमारे मैटर का एग्जाम्पल है। और मैटर तीन स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। समझते हैं कि मैटर बना क्या चीज से। तो मैटर जो बना हुआ है पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से हमारा मैटर बना हुआ है। तो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। जो हमारा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर is made of small particles in size। मैटर जो हमारा बना हुआ है वो क्या चीज से बना हुआ है, पार्टिकल से बना, यानी कि छोटे छोटे कण से बना हुआ है। और पार्टिकल जो है एक बना होता है हमारा जो पार्टिकल, यानी कि जो मैटर हमारा बना हुआ है वो छोटे छोटे यानी कि स्मॉल साइज का एक पार्टिकल होता है। एक छोटा छोटा पार्टिकल, एक छोटे छोटे पार्टिकल से जो हमारा बनता है वो क्या, मैटर। छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे कण से जो हमारा क्या बनता है, वो मैटर बनता है। अब हम एक एक्टिविटी से समझेंगे कि मैटर जो होता है एक छोटे क्रिस्टल मैटर में, एक छोटे क्रिस्टल पार्टिकल्स में कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो हम एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। एक्टिविटी 1.2 में हम एक वेटर लेते हैं जिसमें 100 ml को हम वाटर को लेते हैं। ये जो है 100
ml वाटर। ये बेकर है जिसमें हम 100 ml वाटर लेंगे। इसमें वाटर में हम एक केमिकल को डाले हैं, वो पोटेशियम। हम पोटेशियम को इस वाटर में ऐड किए हैं। जब इस पोटेशियम को जब हम वाटर में ऐड किए तो जो वाटर का कलर हुआ है वो डीप पिंक कलर हो जाता, डीप पिंक कलर हो जाता। जब इस एक बेकर में 100 ml का वाटर है, इस वाटर के अंदर हम पोटेशियम को डालें। जब पोटेशियम को इस वाटर के अंदर डाले हैं तो जो वाटर का जो कलर है वो डीप पिंक कलर में हो गया, यानी कि उसका जो कलर हो गया वो पिंक कलर का हो गया, यानी कि पर्पल कलर का हो गया। अब हम इस बेकर का जो वाटर था उसमें हम पोटेशियम को जब ऐड किए तो उसका जो कलर हो गया वो डीप पिंक कलर हो गया, यानी कि पर्पल कलर हो गया। और जब इस सॉल्यूशन में जब एक अब है 100 ml वाटर, फिर हम एक बेकर है, ये भी क्या है 100 ml वाटर। इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब लिए। इस टेस्ट ट्यूब में ये वाला जो वाटर के साथ हम पोटेशियम को ऐड किए तब ये पिंक कलर में, यानी कि पर्पल कलर में हुआ। तो इस जो कलर में पिंक कलर का जो सॉल्यूशन है इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml लिए। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या किए 10 ml ये वाला इसमें लिए, जो पिंक कलर का जब पोटेशियम इसमें डाले तो ये वाला जो पिंक कलर हुआ हम 10 ml इसमें लिए। और 10 ml जब इसमें लिए तो फिर हम 100 ml वाटर में इसको क्या किए ऐड किए, फिर हम इसको ऐड किए तो ये भी क्या हुआ पिंक कलर में हो गया, ये भी क्या हुआ पिंक कलर में हो गया। फिर हम इससे जो है फिर हम एक 100 ml वाटर में ऐड किए, 100 ml वाटर में ऐड किए। तो जब हम इसको 100 ml वाटर में ऐड किए तो ये हल्का सा पिंक हो गया, ये भी पिंक कलर का हो गया। इसके मतलब कंटिन्यूसली जब हम एक से जब दूसरे में ऐड करते जाएंगे 10 ml निकाल कर तो हमारा जो लास्ट तक भी पहुंचेंगे ना तो वहां पर भी जो वाटर का कलर होगा वो हल्का पिंक रहेगा। इससे पता चलता है कि जो एक क्रिस्टल है, जो पोटेशियम का जो एक क्रिस्टल हम इसमें डाले थे वो कितने लाखों पार्टिकल से बना होगा। इस एक्टिविटी से हमें यह पता चला कि जब पोटेशियम को जब एक क्रिस्टल पोटेशियम को जब हम डाले हैं तो जब लास्ट तक हम डालते गए तो उसमें भी कलर कुछ पिंक रहा है, कम रहा है लेकिन जरूर कलर है उसमें भी। तो इससे पता चलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि हमारा जो एक क्रिस्टल का पार्टिकल्स है, जो एक क्रिस्टल का जो पोटेशियम था वो लाखों पार्टिकल से बना हुआ है, वो लाखों छोटे छोटे पार्टिकल से क्या हुआ बना हुआ है। फिर से हम इसको समझते हैं। एक बेकर में 100 ml हम वाटर लिए, इसमें हम पोटेशियम को ऐड किए। जब पोटेशियम को ऐड किए तो ये डीप पिंक कलर में, कि पर्पल कलर में ज्यादा हो गया। अब इसको हम क्या किए, इसको 10 ml टेस्ट ट्यूब में लिए और 10 ml जब लिए इससे निकाल कर तो फिर हम इसमें डाले, इस बेकर में डाले। तो जब इस बेकर में डाले तो ये भी क्या हुआ पिंक कलर में। फिर हम 10 ml इससे निकाल कर इस बेकर में डाले 100 ml वाटर में तो ये भी पिंक कलर। इसी प्रकार कंटिन्यूसली जब हम डालते जाएंगे तो लास्ट तक हमारा जो वाटर होगा कुछ ना कुछ कलर दिखाएगा। इससे हमारा कंक्लूजन जो निकला है कि एक पोटेशियम का क्रिस्टल जो है वो लाखों पार्टिकल से बना हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। इस एक्टिविटी से हम समझ गए। अगला टॉपिक है कैरेक्टर
characteristic of particles of matter. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है समझते हैं। जो पार्टिकल्स है, particles of matter has a space between in इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, जो मैटर्स का पार्टिकल्स है, जो हमारे मैटर एक पार्टिकल से बना हुआ है, उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जो मैटर का पार्टिकल्स है उसके बीच में, बिटवीन में यानी कि क्या होता है, स्पेस होता है। तो उस स्पेस को जो हम बोलते हैं, जो हम स्पेस को बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। जो हमारा ये होता है, जो भी पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। और हम एक एक्टिविटी से समझते हैं कि किस प्रकार से उस मैटर्स के बीच में जो स्पेस होता है। तो हम एक एक्टिविटी से समझते हैं कि स्पेस पार्टिकल्स के बीच में 1.1 एक्टिविटी में समझते हैं कि जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस कैसा होता है। तो हम एक वेकर लेते हैं जिसमें हम वाटर लेते हैं और इस वाटर को जितना लिए हम वहां तक एक लाइन खींच देते हैं। अब हम एक वेकर को आ लेते हैं, इसमें भी जितना वाटर है उतना हम क्या किए, स्पेस दें। अब हम समझते हैं कि इसमें जो है, इस वाटर में हम सॉल्ट को ऐड किए, इस वाटर में हम सॉल्ट को ऐड किए। इसमें हम सॉल्ट को क्या किए, ऐड किए। जब हम इसके अंदर, ये वाटर के अंदर क्या किए, सॉल्ट को जब हम ऐड किए तो जो ये सॉल्ट है, जो सॉल्ट है उसे हम सोल्यूट करते हैं। सॉल्ट जो हमारा सोल्यूट है और जो हमारा ये वाटर है वो सोलवेंट। वाटर जो होता है सोलवेंट होता है, सोल्यूट जो होता है, सॉल्ट जो है सोल्यूट है। सॉल्ट की मात्रा कम होता है जिसे हम सोल्यूट कहते हैं, सोलवेंट यानी कि वाटर की मात्रा ठीक होता है तो हम सोलवेंट कहते हैं। और जब इसमें जब ऐड किए सॉल्ट को, तो जब यहाँ पर अगर दूसरे बेकर में हम देखते हैं कि इतना दूरी तक वाटर था और जब इसमें सॉल्ट क्या हुआ, ऐड हुआ। जब हम इसको, इस बेकर को हम यहाँ पर लेते हैं और जब इसमें जब ये सॉल्ट क्या हुआ, ऐड हुआ, तो ये पानी का जो लेवल था यहाँ तक था और जो पानी का लेवल यहाँ तक था और जब सॉल्ट ऐड करने के बाद भी पानी का लेवल यहीं तक था। जब ये वाटर था इसके अंदर हम सॉल्ट को ऐड किए, जो सॉल्ट सोल्यूट होता है और पानी जो हमारा जो वाटर है वो सोलवेंट होता है। और जब हम ऐड किए, जब हम इसको स्टीर किए, इसको हम घुमाए हैं तो एक क्या हुआ, जितना पानी था और जब सॉल्ट को एडिंग करने के बाद जब हम सॉल्ट को यानी कि नमक को जब एडिंग किए तो भी
वाटर का लेवल बराबर ही, वाटर का लेवल ना कमा ना वो बढ़ा, इसीलिए बराबर है क्योंकि जो वाटर के बीच में क्या था, स्पेस था। वाटर के बीच में स्पेस था, जिसके कारण जो कर्व था वो क्या हुआ, वाटर के बीच में वो क्या हुआ, बैठ गया, वो वाटर के बीच में बैठ गया। तो हम इसके पहले बताए थे कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर्स का पार्टिकल्स होते हैं, उसके बीच में स्पेस होते हैं और उसी स्पेस को हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, जिसके कारण ना वो वाटर का लेवल बढ़ा और ना वो वाटर का लेवल कम हुआ, और इसीलिए ना बढ़ा और कम हुआ क्योंकि वाटर के अंदर क्या था, वो स्पेस था, जिसके कारण से वो क्या हुआ, वाटर का लेवल जितना था उतना ही रहा। सपोज दैट अगर आप मछली को पानी में देखते होंगे तो मछली के पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसका लेवल, पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है कंपेयर टू सराउंडिंग, यानी कि एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऑक्सीजन होता है, पानी में कम ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर अगर ये वाटर है, यहाँ पर वाटर है, और जब वाटर के अंदर कोई मछली है, अगर ये मछली है यानी कि फिश है, तो जो फिश है ये वाटर है, इसके चारों ओर, तो इसके वाटर के चारों ओर क्या होता है, स्पेस होता है। जो वाटर के बीच में स्पेस होता है और उसी स्पेस के अंदर क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन होता है। उसी बीच के हमारा जो वाटर के बीच के जो स्पेस होता है उसी के अंदर ऑक्सीजन होता है, जिसके कारण मछली क्या करता है, अपने ऑक्सीजन को लेता है। यही फर्क है कि पानी के अंदर की ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है टू कंपेयर दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होता है और पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है। जब मछली पानी के अंदर, इस पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, और स्पेस में भी क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन होता है, जिसके कारण मछली जीवित रहता है। यही आपका था एक्टिविटी से हम समझ जाए हैं कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है। जो मैटर का पार्टिकल्स होता है उसके बीच में स्पेस होता है और उसी स्पेस को हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। जब हम सॉल्ट को लिए जिससे सॉल्यूट कहते हैं और सोलवेंट वाटर है, जब ये दोनों ऐड हुआ तो एक सॉल्यूशन बना। जब सॉल्यूट और सोलवेंट जब ऐड कर दिए सॉल्यूशन बना, तो दोनों जब ऐड हुआ सॉल्यूशन बना, तो जितना वाटर का लेवल था उतना ही रह गया, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, जिसके कारण वो जो सॉल्ट था, नमक था, वो स्पेस में जाकर क्या हुआ, बैठ गया। यही आपका था पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, यानी कि इस एक्टिविटी से हम समझ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड और लिक्विड और स्टेट में कितना स्पेस होता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके तीनों के बीच में जो स्पेस क्या होता है। सॉलिड में जो स्पेस होता है क्लोजली पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। अगर आप एक सॉलिड स्टेट है, इसके अंदर जो होता है कम स्पेस होता है, यानी कि क्लोजली पैक होता है, पूरे तरीके से पैक्ड होता है, यानी कि इसके अंदर कम स्पेस होता है लेकिन कम स्पेस होता है। और है लिक्विड स्टेट जिसमें मोर स्पेस, यानी कि सॉलिड स्टेट से जो थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है। और गैस जो होता है लार्ज स्पेस, लार्ज स्पेस, जो गैस होता है लार्ज स्पेस होता है। अगर आप हवा को देखते हैं तो हवा में जो है, हमारे पर्यावरण में जो हवा है उसमें ज्यादा स्पेस है, यानी कि उसके जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस का जो हमारे मैटर 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, जिसमें सॉलिड में कम स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, गैस में लार्ज स्पेस होता है, जिसके कारण
जो होता है हाईली मूव कर सकता है, कम मूव कर सकता है, और ये जो क्लोजली पैक्ड है वो बहुत कम ही मूव कर सकता है। तो यही था आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो स्पेस होता है वो हम बताएं। अब समझते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो कंटिन्यूसली मूविंग करता है। कैसे? जो पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग फास्टर और हिटिंग दिस क्लाउड ऑफ डिफ्यूजन। जो पार्टिकल्स जो है वो मूविंग करता है फास्टर जब वो क्या होता है, हिटिंग होता है, जिसे हम कहते हैं उस प्रोसेस को डिफ्यूजन। अगर आप यहाँ पर अगरबत्ती को बंद कर रहे हैं तो जो अगरबत्ती है जिसका जो धुआं होगा वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, मूव करेगा, यानी कि वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, मूव करते रहेगा, यानी कि उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ another substance due to motion of movement its particles is called diffusion। यानी कि मूविंग जो पार्टिकल्स होता है, जितना अगर टेम्परेचर उसका ज्यादा है तो ज्यादा मूव करेगा। इसका मतलब कि अगर हीट की तो उसका टेम्परेचर अधिक हो गया, तो अधिक जब टेम्परेचर हो गया तो क्या किया, वो ज्यादा मूव हो गया। अगर आप एक गर्म भोजन को लेते हैं और आप एक ठंडा भोजन को लेते हैं, तो जो गर्म भोजन है जिससे स्टीम जो उसका निकल रहा है, वो भाप जो निकल रहा है, वो ज्यादा मूव करेगा क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अगर ज्यादा गर्म है तो उसके अंदर हीट ज्यादा किया होगा, यानी कि टेम्परेचर उसमें ज्यादा है, तो क्या किया कि जो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा मात्रा में है। और जो कम होता है जिसमें हीट कम की और जो गर्म कम हुआ है, कि जो ठंडा चीज है उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी की मात्रा कम होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, कम ही मूव कर सकता है, यानी कि वो ज्यादा मूविंग नहीं कर सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं जब इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को हम ज्यादा करते हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम ही होगा। इसी पर डिपेंड करता है। तो जो पार्टिकल्स होता है हमेशा मूव करता है, जिस डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन जो होता है एक इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस होता है जो अनदर सब्सटेंस के साथ मोशन ऑफ मूवमेंट इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जो मूवमेंट होता है उस पार्टिकल डिफ्यूजन कहते हैं। और जो मूविंग पार्टिकल्स होता है, जो हमारा जो पार्टिकल्स का मूविंग होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर इसको हम हीट किए तो टेम्परेचर ज्यादा है, जब टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो ज्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो ज्यादा मूव करेगा। अगर कोई बच्चा है या कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी होगा वो ज्यादा मूव करेगा, वो ज्यादा फास्ट रनिंग कर सकता है। और जिसके अंदर वो कम एनर्जी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कम है, तो कम मूव कर सकता है, यानी कि उतना स्पीड में मूव नहीं कर सकता है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर जब कम है, लेस है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कम ही होगा। इसका मतलब हम समझते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो इंक्रीज टेम्परेचर रहता है तो उसका एनर्जी ज्यादा होता है, और जब डिक्रीज होता है यानी कि कम टेम्परेचर रहता है तो उसका एनर्जी कम होता है। अब हम एक बेकर को हम लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये हॉट वाटर है, यानी कि गर्म पानी H2। ये हॉट वाटर है और एक बेकर में जो है
कोल्ड वाटर, और इसमें हम जो ऐड किए हैं पोटेशियम पोटेशियम पर मैग्नेट। जब हम पोटेशियम पर मैग्नेट हॉट वाटर में गर्म वाटर में ऐड किए तो ये क्या हुआ, मिक्स हो गया। पोटेशियम पर मैग्नेट वाटर के साथ क्या हुआ, मिक्स हो गया। इसीलिए मिक्स हो गया क्योंकि इस गर्म वाटर था, यानी कि इसका टेम्परेचर अधिक था, जिसके कारण ये क्या हुआ, मिक्स हो गया। अधिक टेम्परेचर के कारण इसके अंदर जो था काइनेटिक एनर्जी अधिक था। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी अधिक था तो ये क्या हुआ, पोटेशियम पर मैग्नेट इसमें मिक्सिंग हो गया, यानी कि वाटर का जो जब ज्यादा गर्म था तो इधर से इधर क्या हुआ, ये वाटर मूव कर रहा है, यानी कि इसके अंदर टेम्परेचर वाटर के अंदर ज्यादा है क्योंकि हॉट वाटर है, गर्म पानी है, और इसके अंदर ज्यादा टेम्परेचर है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। और कोल्ड वाटर में जब पोटेशियम पर मैग्नेट को ऐड किए तो इसके अंदर क्या था, कोल्ड वाटर था, यानी कि इसके अंदर टेम्परेचर क्या था, कम था, लेस था, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी क्या था, कम था, जिसके कारण ये पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड नहीं हुआ। इसीलिए इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम था, जिसके कारण से पानी की जो मूव हुआ वो काइनेटिक एनर्जी कम था, टेम्परेचर कम था, जिसके कारण पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड नहीं हो पाया। और जो हॉट वाटर था उसमें जब पोटेशियम पर मैग्नेट को ऐड किए तो ये क्या हुआ, टेम्परेचर अधिक था, गर्म वाटर था तो काइनेटिक एनर्जी इसका ज्यादा था, तो ये क्या हुआ, मिक्सिंग हो गया। इसलिए एग्जाम्पल से हम समझे हैं कि जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, जब टेम्परेचर कम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा। ये आपका था टॉपिक है पार्टिकल्स particles particles of matter particles of matter attract each other। ये टॉपिक को हम पढ़ेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर का पार्टिकल्स होता है वो क्या करता है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होता है। तो समझेंगे, अगर यहाँ पर एक पार्टिकल्स है और एक यहाँ पर पार्टिकल्स, ये दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये पार्टिकल्स इसको खींचता है और ये पार्टिकल्स इसको एक बार खींचता है, यानी कि ये जो पार्टिकल्स है इसको अपनी तरफ खींचता है और ये जो पार्टिकल्स है ये अपनी तरफ खींचता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कि एक जो मैटर का जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को अपने की ओर तरफ खींचता है, तो इसी फोर्स को हम कहते हैं, इसी फोर्स को जो हम कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसे हम कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो पार्टिकल्स है ये अपने तरफ खींच रहा है और ये जो पार्टिकल्स है इसको अपने तरफ खींच रहा है। तो जो मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, मतलब कि ये अपनी तरफ खींच रहा है और ये जो है इसको खींच रहा है। तो इसी को फोर्स को हम कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम एक एक्टिविटी से समझते हैं कि किस पार्टिकल्स में जो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और किस पार्टिकल्स में जो है कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.7 में हम एक सॉलिड को लेते हैं। सॉलिड में
पहला हम लेते हैं चौक, दूसरा को लेते हैं पेंसिल जिसे हम कहते हैं वुडन पेंसिल, और तीसरा को हम लेते हैं, पहला को चौक, दूसरा को पेंसिल और तीसरा को हम लेते हैं आयरन। ये तीनों जो है हमारा सॉलिड है। एक्टिविटी 1.7 से हम समझेंगे कि किस प्रकार किसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किस मैटर का जो पार्टिकल है उसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो ये भी क्या है, सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और आयरन भी क्या है, सॉलिड है। जब हम इस चौक को और एक पेंसिल को और एक आयरन नेल को जब हम लेंगे तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे, जब चौक को हम ब्रेक करेंगे तो आसानी से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और पेंसिल को थोड़ा ज्यादा हार्डली ब्रेक होगा, मतलब कि चौक से ज्यादा थोड़ा हार्ड उसे हमको तोड़ने में लगेगा। लेकिन आयरन को जो है हम अपने हाथ से नहीं तोड़ सकते, उसको और दूसरे चीज से हम तोड़ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम पेंसिल को और चौक को अपने हाथों से ब्रेक किए हैं उस प्रकार हम इसको आयरन को ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं वो समझते हैं। इसके अंदर, चौक के अंदर जो है इसीलिए ब्रेक हो गया क्योंकि इसके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, कम था, लेस था। इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, कम था। इसका मतलब जो चौक था उसमें स्पेस ज्यादा था। जो हम बताए थे कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जिस स्पेस को हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो यहाँ पर चौक के अंदर स्पेस ज्यादा था जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, कम हुआ। तब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम हुआ जिसके कारण से हम चौक को क्या किए, ब्रेक डाउन कर दिए। अब है पेंसिल। पेंसिल के अंदर, पेंसिल को अंदर थोड़ा, इसके अंदर भी गैप होता है लेकिन कम गैप होता है। इसके अंदर मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके अंदर थोड़ा ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। पेंसिल के अंदर भी स्पेस कम होता है और जिसके कारण से मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और ये जो आयरन है, ये आयरन के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, क्योंकि इसके बीच में जो गैप होता है, जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। सॉलिड, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन तीनों जब सॉलिड है तो इसके अंदर जो स्पेस ज्यादा था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगा, कम लगा, जिसके कारण से ब्रेक डाउन हो गया आसानी रूप से। अब पेंसिल के अंदर भी क्या था, इसमें थोड़ा ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, इसके अंदर भी स्पेस थोड़ा कम था। अब है आयरन में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, जिसके कारण हम आयरन को बीच में जो गैप था, स्पेस था वो कम था, यानी कि एक पार्टिकल्स जो था वो पूरा अट्रैक्शन के साथ, मजबूती के साथ उसको पकड़ा हुआ था। उसके बीच में जो गैप था बहुत कम था, जिसके कारण से इसके बीच में, आयरन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, यानी कि ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। इसी से हम एक्टिविटी से समझे हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो हम इस एक्टिविटी से समझ गए। अब है कि चौक में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, पेंसिल में उससे थोड़ा ज्यादा लगा, आयरन में ज्यादा लगा। ये तीनों सॉलिड ही था, इसीलिए ज्यादा लगा क्योंकि
इसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगा, कम लगा, इसमें थोड़ा ज्यादा लगा, इसमें अधिक लगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। इसीलिए क्योंकि इसके बीच में स्पेस ज्यादा था, इसमें थोड़ा ज्यादा था, और इसमें जो है बहुत ही कम स्पेस था, जिसके कारण से हमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत पड़ा। यही आप एक्टिविटी 1.7 से हम इसको समझेंगे। अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्या हम मैटर को चेंज कर सकते हैं। एक मैटर को एक स्टेट से हम क्या दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो कैन मैटर चेंज मैटर को हम बताएं थे शुरू में कि 3 स्टेट्स में मैटर होते हैं। एक होता है सॉलिड में भी हमारा मैटर होता है, लिक्विड में भी मैटर होता है, और गैस में भी मैटर। अब क्या हम सॉलिड से जो सॉलिड का मैटर है उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक सॉलिड पार्टिकल्स लें जिसमें कम स्पेस होता है, बहुत ही कम स्पेस होता है सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, ये हम मान लेते हैं सॉलिड है, ये सॉलिड है, और यहाँ पर लिक्विड में थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है, ये लिक्विड है, और गैस में बहुत ही हाईली स्पेस होता है, ये आपका गैस। ये सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है, ये गैस में। जब सॉलिड है लिक्विड में हम इसको मान लेते हैं ये वाटर। अब हम इन दोनों के बीच में जब चेंज करेंगे, इस सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और लिक्विड से हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। तो जब ये वाटर को जब हम क्या करेंगे, वाटर को जब हम टेम्परेचर अगर लेस कर दें तो क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड में वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम लोग फ्रिज में जब पानी को रखते हैं तो फ्रिज में पानी को जब रखा जाता है तो उसमें जो होता है टेम्परेचर कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण जब टेम्परेचर कम रहता है तो क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम सॉलिड को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, लिक्विड से जब हम सॉलिड में कन्वर्ट किए, यानी कि लिक्विड था इसको हम सॉलिड में किए, लिक्विड में वाटर था, जब हम सॉलिड किए तो आइस, ये आइस का सॉलिड है। अब हम लिक्विड से जब सॉलिड में किए तो टेम्परेचर को क्या किए, लेस किए। जब हम लोग फ्रिज में पानी को रखते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, यानी कि कम रहता है, जिसके कारण से वो लिक्विड से क्या बन जाता है, सॉलिड। लिक्विड में हमारा वाटर था और सॉलिड में आइस है। और जब हम सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जब हम गर्म चीज को, अगर हम कहीं पर गर्मी के मौसम में अगर आप कोई गर्म चीज रखते हैं, है कि आप कभी आइसक्रीम हो
या बर्फ ही हो, अगर वो गर्मी के दिन में हम रखते हैं उसको, तो क्या होता है, लिक्विड में बदल जाता है। अगर आप कोई आइसक्रीम भी हो या केक वगैरह हो या तो आइस हो, वो सब क्या होता है, गर्मी में टेम्परेचर अधिक होता है, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर अधिक हो जाने के कारण वो जो सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वो क्या कन्वर्ट में हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कि हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब लिक्विड से सॉलिड में करेंगे तो टेम्परेचर को हम कम कर देंगे। यही था आपका कि हम कोई चीज को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक दूसरा टर्म हम यूज करेंगे, जब हम सॉलिड से लिक्विड करेंगे तो हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। और जब हम लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो क्या करेंगे, कूल करेंगे। और जब हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हीट करेंगे। और जब गैस से लिक्विड में जाएंगे तो क्या करेंगे, कूल करेंगे। ये आपका प्रोसेस। अगर आप गर्म पानी को अगर आप गर्म करते हैं तो गर्म करने समय हीट को, टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो जब वो गर्म होता है उस समय पानी जो होता है भाप बन के क्या होता है, ऊपर की ओर मूव करता है, यानी कि वो स्टीम बनकर क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम जब हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस। और गैस को जब हम कूल करेंगे तो लिक्विड, और लिक्विड को जब हीट करेंगे, लिक्विड को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर लिक्विड को हम हीट करते हैं तो सॉलिड हो जाएगा। और जब सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को जब कूल करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा। अब हम लोग आगे टर्म पढ़ेंगे, हीटिंग क्या होता है। एक हीटिंग के बारे में समझते हैं। हीटिंग में क्या होता है, टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, अधिक होगा। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, अधिक होगा। जब हम कोई चीज को हीट करते हैं तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। हम बताए थे कि कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडा है। एक एक्टिविटी से बताए थे जिसमें बताए थे कि कोई चीज गर्म ज्यादा है, कोई चीज ज्यादा ठंडा है। तो जिसमें ज्यादा गर्म है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी कि वो उसका इंक्रीज टेम्परेचर होगा, जिसके कारण उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा। और अगर कोई चीज ठंडा है उनके अंदर टेम्परेचर कम होगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। अब हम बताए थे भी कि कोई एक जवान व्यक्ति है और कोई एक बूढ़ा व्यक्ति, वो दोनों में क्या अंतर नहीं। कोई व्यक्ति के अंदर जो है उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, यानी कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहता है तो रनिंग फास्ट करता है। और जिसके अंदर कम रहता है काइनेटिक एनर्जी, और क्या फास्ट मूव कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर इसमें हीटिंग में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। यही आपका हीटिंग था।
अगला टर्म है कि हम कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स इन टेम्परेचर, किस प्रकार से हम कन्वर्शन करेंगे यूनिट्स का टेम्परेचर। जो हम जानते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है, जो हमारा टेम्परेचर का SI यूनिट होता है वो केल्विन होता है। केल्विन होता है जिसे हम K से डिनोट करते हैं। हमारे टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो केल्विन होता है, यानी कि K से हम उसको डिनोट करते हैं। अब है अदर टेम्परेचर का SI यूनिट। अगर किसी को बुखार आता है तो हमें जो टेम्परेचर दिखाता है वो फ़ारेनहाइट में दिखाता है, तो उसको हम जो डिनोट करते हैं वो F से डिनोट करते हैं। फ़ारेनहाइट को जो हम डिनोट करते हैं F से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हम कन्वर्शन करेंगे कि किस प्रकार से कन्वर्शन जो है सेल्सियस से केल्विन में करेंगे। सेल्सियस से हम केल्विन में कन्वर्सन करेंगे, तो सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्सन करेंगे। इसका मतलब कि हमें सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा और हम उसे कन्वर्ट क्या करेंगे, केल्विन में करेंगे। तो केल्विन को पहले लिख देंगे, अब सेल्सियस को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब जब सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस क्या करते हैं 273 को हम ऐड करते हैं। जब हम सेल्सियस से हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हम प्लस 273 से ऐड करते हैं और वहीं पर ये था हमारा कन्वर्सन ऑफ सेल्सियस टू केल्विन में। अब अगर हम कन्वर्सन करेंगे केल्विन टू सेल्सियस के अंदर, अगर हम कन्वर्सन करेंगे केल्विन टू सेल्सियस के अंदर तो हम क्या करेंगे, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अब के -273 करेंगे। अगर हम केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो -273 करेंगे और अगर हम क्या करेंगे सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हम प्लस 273 करेंगे। ये आपका कन्वर्सन ऑफ क्या था, कन्वर्सन ऑफ यूनिट टेम्परेचर, जिसमें हम कन्वर्ट के टेम्परेचर जो होता है SI यूनिट उसका केल्विन में होता है। कन्वर्सन अगर केल्विन से सेल्सियस में करेंगे तो -273 करेंगे और जब हम सेल्सियस से केल्विन में करेंगे तो प्लस 273 करेंगे। अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर कोई चीज 35 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ये 35 डिग्री सेल्सियस को हम क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें के बराबर सेल्सियस प्लस 273। अब हम क्या करेंगे कि डिग्री सेल्सियस का जगह हमारा 35 है तो हम 35 लिखेंगे और प्लस करेंगे 273। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 273 में से अगर 35 को ऐड करते हैं तो 270 और 300 यानी कि 370 और 300 यानी कि 300 हमारा 8 आ गया। ये 308 जो आ गया क्या आ गया, केल्विन। जो हमारा केल्विन आया है वो 308 आ गया। ये आपका आंसर।
अगर हम केल्विन को इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे और फिर इस फर्स्ट पार्ट तक हम यहीं तक खत्म करते हैं और अगले वीडियो में सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे और पूरे खत्म करेंगे मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स को। तो 2 पार्ट में हम इस वीडियो को, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और आज तक यही है।